हम ही बने। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है IFR 16। अगर हम इसको प्रीवियसली देखें तो इसको IS 17 के नाम से जाना जाता था। और जिसमें हम लीजेस को देखते थे। ठीक। अच्छा, लीजेस क्या होती है? अगर हम लीजेस वर्ड, चूंकि IFR 16 पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब तक आपको लीजेस क्लियर नहीं है तो आप इसकी तमाम तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, लीजेस क्या है? एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा है दो पार्टीज के दरमियान, जहां पर एक पार्टी एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट हर इंटरवल के बाद दूसरी पार्टी को पे करती है, इसलिए कि वो उसका वो एसेट यूज कर रही है। तो ये आपकी है लीजेस। अच्छा, लीजेस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास लीजेस की, अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स की लीजेस हैं। एक हमारे पास फाइनेंस लीज है, दूसरी हमारे पास ऑपरेटिंग लीज है। और इसी तरह हम लीजेस में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ना, तो हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक हमारे पास लेसी है, दूसरा लेसर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज की बात करें तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम लीज लें किसी बंदे से, किसी पर्सन से, और लॉन्ग टर्म का मतलब वो लीज जो 1 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए हो, और चूंकि एसेट हमारा होता नहीं है, हम उसका राइट ले रहे होते हैं, तो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, हम उस एसेट को हमने वापस करना होता है। ठीक। तो हमने उस एसेट को वापस करना होता है। ठीक है। अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए वो लीज ली तो हमारी वो फाइनेंस लीज है, और अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए ली तो हमारी ऑपरेटिंग लीज है। ये दोनों में अगर आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी ऑपरेटिंग लीज है, कौन सी फाइनेंस लीज है, तो आप इस सिनेरियो को भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर वो एसेट जिसमें अगर कोई फॉल्ट हो जाए और उसका काम उसका ओनर करवा रहा हो, यानी कि लेसर करवा रहा हो जिसने एसेट दिया है, तो उसका मतलब ये कि वो आपकी ऑपरेटिंग लीज है। बरअक्स इसके कि अगर उसका तमाम तर वर्क, तमाम तर काम वो लेसी करवा रहा हो, यानी वो बंदा जिसने वो एसेट लिया है वो करवा रहा हो, मीन्स दैट कि वो आपकी फाइनेंस लीज है, और फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है। और फाइनेंस लीज में ही आपकी ऑब्लिगेशन बुक होती है। ठीक है। अच्छा, जब हम ओल्ड स्टैंडर्ड पढ़ते थे तो उसमें कुछ हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से करते थे कि हमारा जो भी एसेट हमने लिया होता था उसको हम डेबिट कर लेते थे, और उसके बरक्स ऑपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, हम अपनी ऑब्लिगेशन बुक कर लेते थे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते थे। और याद रखिएगा, जब हमारी लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशन होगी, हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाया होगा, तो हमने उसको वापस भी करना होगा। और ओवर द पीरियड जितने अरसे में हमने उसको वापस करना होगा, उसके लिए हमने अमोर्टाइज टेबल का अमोर्टाइज टेबल को यूज करना है। और इसके साथ साथ जब हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया होता है तो उसमें हमें एक फाइनेंस कॉस्ट भी आ रही होती है। अच्छा, हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन दिया हो तो हमें उसमें भी फाइनेंस कॉस्ट आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लीजेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या आपकी फाइनेंस हो, दोनों में आपका एक एक्सपेंस आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, जो जिसको आप बुक करेंगे, जिसको आप बुक करेंगे। ठीक है। और अगर हम फाइनेंस लीज की बात करें, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? जो भी हमारा रेंट होगा वो उसको हम डेबिट कर लेंगे। नहीं, जो जो हम फाइनेंस लीज की बात करें तो कुछ हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह की होगी कि जो भी हमारा क्योंकि जो भी हमारा रेंट एक्सपेंस है, ठीक है, जो भी हम रेंट एक्सपेंस हम पे कर रहे होंगे, एक इंटरवल के बाद हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी लाइबिलिटी बुक नहीं करते। ये स्पेसिफिकली जब आप ऑपरेटिंग लीज की ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, यानी आपका एक घर है, आपने लिया हुआ है मंथली बेसिस पे, जब भी आप वो मंथ कंप्लीट होगा तो आप उस मंथ का एक्सपेंस बुक कर लेंगे। तो ये एक सिंपल ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जबकि हम अगर देखें फाइनेंस लीज की, तो उसकी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है ओल्ड स्टैंडर्ड में भी। अगर हम नए स्टैंडर्ड की बात करें तो नए स्टैंडर्ड में भी इसी तरह की ट्रीटमेंट है। चलिए नेक्स्ट नए स्टैंडर्ड को देखते हैं हम। अच्छा, स्टैंडर्ड वही है। हमारे पास क्योंकि इसकी जो इसको जो डील करने का स्टाइल है ना, वो डिफरेंट हो गया, यानी मुख्तलिफ हो गया। ठीक है। अगर हमारी चूंकि नए स्टैंडर्ड में देर इज IFR 16 कहता है कि देर इज नो ऑपरेटिंग लीज, जितनी भी लीजेस हैं तमाम तर क्या हैं, फाइनेंस लीज है। अच्छा, जब भी आपकी फाइनेंस लीज होगी ना, तो आप चूंकि एसेट जिस बंदे से लेते हैं 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो एक तो आपके पास राइट है कि उस एसेट को यूज करें, और सेकंडली आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने उस एसेट को वापस करना है। तो आप अपनी ऑब्लिगेशन ही बुक करते हैं, डेबिट पे एसेट बुक कर लिया, और क्रेडिट पे आप अपनी ऑब्लिगेशन बुक करते हैं, जो कि आपको, अगर आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग समझते हैं, तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ
जब आपने एसेट लिया है तो एसेट की डिप्रिसिएशन होती है, ठीक है। और जब आपने लॉन्ग टर्म आपने लोन उठाया है, लॉन्ग टर्म आपकी लाइबिलिटी है, तो वो अमोर्टाइज होगी अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब आप लॉन्ग टर्म लीज लेंगे, जब भी आप लॉन्ग टर्म एसेट लेंगे किसी से, तो आप राइट टू यूज डेबिट करेंगे और अपनी ओब्लिगेशन क्रेडिट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आपकी ओब्लिगेशन होगी वो प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्म में क्रेडिट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम मैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी इस लीजेस को लेकर के, तो इसमें आपकी दो चीजें आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। एक आपकी एसेट की डिप्रिसिएशन, दूसरी आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो कि लीज ऑब्लिगेशन की वजह से आप पे आ रही है, वो आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस P&L में, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की बात करें कि बैलेंस शीट में कौन सी चीजें जाएंगी, तो एक तो आपका राइट ऑफ यूज जो कि एसेट आपने बाय किया वो जाएगा, और साथ साथ आपकी ऑब्लिगेशन जो कि आपने उस एसेट की अगेंस्ट आप पे आई है, उसको आप ब्रेकअप करके दिखाएंगे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ताकि इन्वेस्टर को पता लगे, इन्वेस्टर को क्लियर हो कि आपकी शॉर्ट टर्म आने वाले 12 मंथ में कितनी करंट ऑब्लिगेशन है जो कि आपने पे आउट करनी है, ताकि वो आपकी लिक्विडिटी भी देख सकें, ठीक है। इससे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। अच्छा, अगर हम इसकी अकाउंटिंग करने जाएं, तो जो आपने एसेट लिया है, तो एक तो आपने राइट ऑफ यूज की डिप्रिसिएशन निकालनी है, दूसरा आपने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है। अब अगर आप अमोर्टाइजेशन टेबल की बात करें, तो अमोर्टाइजेशन टेबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डेट आती है। यानी हमारे पास जब भी मेरे पास ये क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता हूँ। मेरे पास अब जो सबसे पहली चीज़ होगी ना, वो होगी डेट, ठीक है। किस डेट में मैंने एसेट ऑक्युपाई किया और आने वाली जो ईयर्स मेरा है वो कौन सा है, ठीक है। और डेट के बाद मेरी जो होता है कैश फ्लो, ठीक है। मेरा कैश फ्लो जो कि हर साल में एक इंटरवल के बाद एक कैश फ्लो दे रहा हूँ, तो वो कैश फ्लो कितना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मेरी फाइनेंस कॉस्ट, जो कि ओब्लिगेशन है, तो फाइनेंस कॉस्ट आती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन डिक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट होगी, और लास्ट में आपके पास आती है आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज, ठीक है। जो भी आपकी कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशंस, ठीक हो गया। अच्छा, डेट की बात करें तो हमने ये जो एसेट है, क्वेश्चन मेरे पास है 1 जनवरी को मैंने ये एसेट लिया है, ठीक है। 1 जनवरी को 2006 को। अच्छा, ये एसेट मैंने लिया है कितने सालों के लिए? 3 इयर्स के लिए। इसका मतलब ये कि जब भी मेरा अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा ना, वो 3 इयर्स का ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, हर साल जो मैं कैश फ्लो दे रहा हूँ वो जो कैश फ्लो दे रहा हूँ मैं, वो 10% दे रहा हूँ। और अच्छी बात ये है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके दी हुई है, ठीक है। जो 224,870, अगर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू ना दी गई हो, तो आप जब भी कैलकुलेशन करने जाएंगे, लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने जाएंगे, तो पहली चीज आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी फ्यूचर कैश फ्लो की। और आपने जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है, ये आपने M2 F2 F9 एंड सो ऑन। और अगर जिन लोगों ने SCCA में ये पेपर नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी रिलेवेंट अकाउंटिंग फील्ड में जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने ली है, उसमें उन्होंने डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग सीखी होगी, ठीक है। हम डिवाइड करके प्रेजेंट में आते हैं और मल्टीप्लाई करके फ्यूचर में जाते हैं, ओके। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 3 ईयर की हमारे पास क्या है, लीजेस हैं, जो कि हमारे साथ 10,000 पे करेंगे उसकी अगेंस्ट जो भी हमारे लाइबिलिटी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब हमने ये एसेट लिया था, तो उस टाइम हमारी जो लाइबिलिटी थी वो कुछ इस इतनी अमाउंट की थी, 24,870, यानी मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी 1 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद मैंने एरियर्स में क्या किया है, अपनी लाइबिलिटी को पे की। यानी 1 जनवरी है, तो मेरे पास 31 दिसंबर को मैंने इसकी पेमेंट की होगी, मैंने 31 दिसंबर को इसकी पेमेंट की होगी 2006 को, ठीक है। और जब 31 दिसंबर आएगा, तो जब मैंने चूंकि 24,870 को पूरे साल यूज किया है, तो उसमें मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। तो जो कि अगर मैं इसको हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 10% लेना है, तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। अच्छा, मैं जो इस साल की पेमेंट कर रहा हूँ वो 10,000 कर रहा हूँ, और इस 10,000 में से इतनी मेरी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, जो कि मैंने पे कर दी है, ठीक है।
तो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट मैंने पे की है वो जो मैंने बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे की है वो मैंने फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं पे की। तो मतलब ये है कि मैंने वो अपनी लीज वाली अमाउंट जो कि मेरी ऑब्लिगेशन थी मैंने वो पे कर दी। ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दूं, जो कि 3 इयर्स हैं, तो मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करूंगा तो ये कैश फ्लो आएंगे, इसी तरह मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस लगाया हुआ है, तो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से मेरे कैश फ्लो खुद बहुत नेट होते जाएंगे। तो देखिएगा कि 3 ईयर जैसे ही मेरा तीसरा साल एंड हुआ, तो तीसरे साल के एंड पे जो मेरी ऑब्लिगेशन है 1.97, ये राउंड ऑफ की वजह से आपके पास ये इतनी बच गई, यानी ओवरऑल आपकी तमाम तरह ऑब्लिगेशन फिनिश हो गई है। अब इस तमाम तरह सिनेरियो में हमारे पास जो 31 दिसंबर 2006 था, उसमें जो कि ये वाली डेट थी, इस डेट पे मेरे पीएनएल में कौन कौन सी चीजें मैंने रिकॉर्ड की होंगी। तो पहली चीज जो मैंने रिकॉर्ड की होगी यहाँ पर वो मेरा एक्सपेंस है, इस साल मैंने एक्सपेंस बुक किया होगा। और दूसरी चीज जो मैंने पीएनएल में रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि ये एसेट मैंने थ्री थ्री ईयर्स के लिए लिया था, और उसमें से एक जब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो मेरे पास एक साल की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। ये जो टोटल एक्सपेंस है मैंने इसको पीएनएल में बुक करना है। ओके, अच्छा ये मेरे पीएनएल का पार्ट बनेंगे। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो बैलेंस शीट में मेरे पास एक तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आएगा। ठीक है। 31 दिसंबर को मेरी बैलेंस शीट की जो पार्ट बनेंगे, एक तो मेरे पास एसेट आएगा। एसेट जो मेरा कंप्लीट जो एसेट है वो 24870 का है। इसमें से इसको मैंने एक साल तक यूज किया, यानी एक साल तक मैंने इसको डिप्रिसिएट कर लिया है, बेनिफिट ले लिया है। मतलब 2 ईयर की रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, डिवाइड बाय 3 × 2 करेंगे तो एक साल की डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो जाएगी। इसके साथ साथ मेरे पास जो बैलेंस शीट में दूसरी अमाउंट जाएगी, वो मेरी लाइबिलिटी वाली अमाउंट आएगी, यानी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट ये मेरे पास एसेट आ गया, नॉन करंट है करंट लाइबिलिटी। ओके। अच्छा, जो नॉन करंट देखें, अगर मेरे पास 31 दिसंबर को मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो ऑब्लिगेशंस हैं वो 17,357 की है, यानी 31 ऑफ दिसंबर को। इससे पहले मैंने एक पेमेंट कर दी है 10,000 की। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो 17,357 की है। लेकिन इससे एक साल ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने अपनी लाइबिलिटी पे करनी है, यानी आने वाले साल में करनी है, वो 8,267 की 64 की करनी है। ठीक है। 8,264 कैसे आया, टोटल मैंने पेमेंट कर दी कितने की, वो मैंने पेमेंट की होगी 10,000 की, जिसमें से मैंने फाइनेंस कॉस्ट पे कर दी है 1,735 की। और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो जो 2007 आएगा उसके 31 दिसंबर को मैंने पे करनी है, वो 86,82,64, यानी ये मेरी करंट ऑब्लिगेशन आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे इस तरह समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर खड़े हो 31 दिसंबर को, तो 2006 को, और 31 दिसंबर 2007 के एंड में आपकी इतनी लाइबिलिटी होगी, यानी एक साल बाद इतनी लाइबिलिटी होगी 909292। ठीक है। तो ये जो डिक्रीज इन ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज आएगा ना आने वाले साल में, तो वो आपकी करंट ऑब्लिगेशन, यानी आपने आने वाले साल में इतनी अमाउंट पे करनी है। इस तरह आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल ऑब्लिगेशन ये है, उसमें से एक साल बाद जो आपकी ऑब्लिगेशन होगी वो ये होगी, जो बाकी रिमेनिंग जो आपकी करंट ऑब्लिगेशन है देखें वही अमाउंट सेम आ गई है। और बाकी जो नॉन करंट ऑब्लिगेशन होगी वो आपकी ये वाली अमाउंट उठकर यहाँ आएगी, और ये आपके नॉन करंट ऑब्लिगेशन होगी जो कि आपके बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगी। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, ये एरियर्स वाला था, एक एडवांस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करता हूँ जिस तरह से, उसको मैं यहाँ नीचे लेकर आता हूँ इस क्वेश्चन के सामने। और लेट्स सपोज मैं डेट्स भी ले आता हूँ। ओके। अच्छा, जब आप एडवांस में पे करते हैं तो यानी आपकी यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन थी ना, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको करनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, कि आपको अब प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी है।
यानी अब आपने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है। मैं तो सोच रहा था कि शायद आगे वाले क्वेश्चन में सब में प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, लेकिन बहरहाल नहीं दी हुई है तो कोई मसला नहीं है। और साथ यहाँ पर एनवटी फैक्टर दिया हुआ है। याद रखिए एनवटी फैक्टर कैसे आता है। हम डिस्काउंट फैक्टर को सम करते हैं, ऐड करते हैं एक जगह पर, अकुमुलेट करते हैं, तो हमारे पास एनवटी फैक्टर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि आप एडवांस में पेमेंट करते हो। यानी आप जब जब भी आप पेमेंट करेंगे अपनी ऑब्लिगेशंस की, तो आप एडवांस में पेमेंट करेंगे। यानी अब ये बात आपको पता है, आपने F9 में सीखी हुई है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में, सब्जेक्ट में सीखी हुई है कि जब भी एनुइटी एडवांस होगी, अगर 3 ईयर की होगी तो हम 2 ईयर्स की एनुइटी लेंगे, 2 ईयर की एनुइटी फैक्टर लेंगे। ठीक है। और अगर 5 ईयर की हुई तो हम 4 ईयर की एनुइटी फैक्टर लेंगे और +1 करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जाऊं तो मैं, क्योंकि एक कैश फ्लो मेरे 20,000 है। अच्छा, जैसे ही वो लीज मैंने उससे वो लीज ली ना, वो एसेट लिया, तो उसी दिन, ऑन द सेम टाइम, मैंने उसी उसी टाइम पे एक अमाउंट पे कर दी अपनी एप्लीकेशन की। यानी इसका मतलब ये है कि अब जो मैंने अमाउंट पे करने मैंने की है ना, 20,000 की अपनी एप्लीकेशन में से, क्योंकि पूरे साल में ये अमाउंट नहीं होगी, तो इस 20,000 पे इंटरेस्ट भी आपका नहीं आना। ओके। चलें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने जाते हैं। डिफरेंट मेथड है, आप डिफरेंट मेथड से जा सकते हैं अपनी वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए, आंसर आपके सेम आएंगे। ठीक है। किसी भी मेथड से आप जाएं तो आपके जो भी आंसर होगा ना वो सेम आएगा। चले मैं आपको मल्टीपल 2 से 3 मेथड से करवा देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर सेम आएगा। इनको सम करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 54720। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ कि मेरे पास इन्वेटिव फैक्टर है, ये क्या है, ये ये वाला है, मैं सम कर दूं इसमें ये वाला फैक्टर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर मैं हर हर मंथ कितनी कैश फ्लो दे रहा हूँ, 20,000 के। और अगर मैं इसको, ये जो फार्मूला है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूं, तो देखेंगे अमाउंट सेम आ रही है। ठीक है। तो देर इज नंबर ऑफ मेथड, आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो जिस मेथड से आपको इजी लगे। एक मेथड और भी है, मैं इसको डील करा सकता था, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो मैं इसको कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखकर चीज़ों को वाइंड अप करूँ। अच्छा, आज के दिन जो मेरी ऑब्लिगेशन है ना, यहाँ पर मेरी ऑब्लिगेशन कैरिंग वैल्यू 1 जनवरी को कितनी है, 54720। अच्छा, उसी दिन मैंने अपनी ऑब्लिगेशन में से एक अमाउंट पे कर दी, कितने की, मैंने अमाउंट पे की थी सेम सेम डे पे 20,000 की। ठीक है। इसका मतलब ये कि 1 जनवरी को ही जो मेरी ऑब्लिगेशन है ना, वो कितनी है, वो मेरे पास कितनी है, दिस मंथ। ठीक हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी। ठीक है ना। ये जो 20,000 है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये मेरे कैश फ्लो है। तो मैं यहाँ पर जाकर इसमें से ये वाली अमाउंट माइनस करता हूँ, तो मेरे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। ये मेरी ऑब्लिगेशन होगी। अच्छा, आप जो मोडरेशन टेबल है ना, इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह आपको लगे इजी। लेकिन ये है कि आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज ना हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम हो। टेबल आप एप्लीकेशन को पहले ले आए बाद में ले आए, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, 5 जनवरी की जो मेरी ऑब्लिगेशन है ना, आज ही मैंने एसेट लिया और आज ही उसका अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो यानी मेरी अब जो ऑब्लिगेशन है ना, वो 54,000 की नहीं बल्कि 34,720 की है। अब इस पे मैंने क्या करना है, इस पे मैंने क्या करना है, मुझे इस पे फाइनेंस कॉस्ट आनी है। और अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट देखूँ तो मेरी 10% है इसकी। ठीक है। तो चूंकि आपने एडवांस पे करनी होगी, क्योंकि आपने एडवांस पे करनी होगी, तो आपने जिस दिन एसेट लिया है ना, उसी दिन आपने एक कैश फ्लो दे दिया था 20,000 का। लेकिन जो इस साल की फाइनेंस कॉस्ट है ना, वो फाइनेंस कॉस्ट आपने नेक्स्ट पीरियड पे करनी होगी। और याद रखिएगा, आपकी फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट भी होती है। यानी जो आपने लोन लिया है, जो आपने वो पैसा उठाया है, जितने पैसे का जो आपकी एप्लीकेशन बनी है, उस पे जो आपके चार्जेस आए हैं, वो P&L का पार्टी बनेंगे। और आपको पे भी करना है, लेकिन पे आपने आज नहीं किया, क्योंकि आप 12 मंथ गुजरते हैं तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट आती है। 1 जनवरी को कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं थी। और जैसे ही आपने इस एसेट को 31 दिसंबर तक यूज किया, तो आपने इस एसेट को 31 दिसंबर तक यूज किया, यानी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ 31 दिसंबर को। जब आपने इस एसेट को
दिसंबर तक यूज किया तो जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है वो कितनी है, 10% है इसमें। ठीक है। लेकिन आपने पे करना है जाके 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। और मेरी जो आज ऑब्लिगेशन दोबारा से यहाँ बनेगी, ये रेंट पे, ठीक है, बनेगी 34720, ठीक हो गया। 34720 के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर 34720, ओके। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पीरियड में जब जाऊंगा मैं, तो मेरे पास अमाउंट सम होकर ये जो आएगी, लेट्स सपोज ये तो आ जाएगी। और 1 जनवरी की बात करते हैं या 31 दिसंबर 2007 की बात करते हैं, चले फिर वाइंड अप कर लेंगे इसको। नहीं, 1 दिसंबर 2007 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो टोटल ऑब्लिगेशन होगी वो होगी दिस वन प्लस दिस वन। ये मेरा एक्सपेंस आ गया और ये मेरी ऑब्लिगेशन आ गई ईयर की एंड पे कैरिंग वैल्यू। और यही वैल्यू उठकर यहाँ आ जाएगी, तो मेरी टोटल ऑब्लिगेशन ये आ गई। और नेक्स्ट डे पे मैंने पेमेंट कर दी कितने की, 20,000 की। सही है। नेक्स्ट डे पे मैंने 20,000 की पेमेंट की, यानी नेक्स्ट ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने नेक्स्ट डे पे जो पेमेंट की 20,000 की कैश फ्लो, तो मैं इसमें से डायरेक्टली जाकर माइनस कर लूंगा इस कैश फ्लो को, जो कि यहाँ पर पे कर दिए, तुम्हारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। और अब जो मेरी फाइनेंस कॉस्ट आएगी वो इस पैसे पे आएगी, ना कि इस वाली वैल्यू पे आएगी, समझे ना आप। कि ये वाला जो अमाउंट थी वो आपकी, एक तो ये थी 34720 की, प्लस जो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट ऑब्लिगेशन है, टोटल ऑब्लिगेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट में गया तो मैंने एक अमाउंट पे कर दी है, वो कितने की है, 20,000 की। उसमें से मैं अपनी वो माइनस करके फाइनेंस कॉस्ट लूंगा, रिमेनिंग मेरे पास टोटल ऑब्लिगेशन आ जाएगी प्लस दिस वन। और इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल ऑब्लिगेशन, नहीं नहीं नहीं, इसको मैं इसमें मुझे सबसे पहले डिक्रीज इंक्रीज निकालना होगा यहाँ पर। ये मेरा पैसे टोटल जो कि मैंने पे किए, इसमें से इतनी मेरी फाइनेंस कॉस्ट थी, तो इतनी रिमेनिंग अमाउंट बची मेरे पास, जो कि मैंने माइनस करनी है इसको अपने। ये मेरे एसेट का डिक्रीज आया, और एसेट के स्टार्ट में जो मेरे पास वैल्यू थी वो ये थी, ठीक हो गया। देखें, आपका एसेट वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन बनती थी वो सारी की सारी वाइंड अप हो चुकी है। आपने ओवर द पीरियड इसको रिकॉर्ड कर लिया है, यानी अब आपके यहाँ पे 2 ईयर्स क्यों आए हैं, देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 ईयर क्यों है। एक ईयर हमारा जो फर्स्ट पेमेंट किया ना वो हमने ईयर जीरो में की है, ठीक है। और सेकंड हमने 2006 में ईयर के एंड पे की है, और फिर 2007 में की है। तो मैंने पहले कहा था कि जब भी हमारे हमारे पास एडवांस में होगा तो उसमें एक ईयर जीरो होता है, एक ईयर वन होता है, ईयर टू में, तो ईयर टू में हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर सारी ओब्लिगेशन ईयर टू में क्लोज हो गई है। अब अगर ईयर वन की बात करें तो ईयर वन में कौन कौन सी चीज़ें हमारे P&L में जाएंगी। हमारे पास पहले फाइनेंस कॉस्ट जाएगी, जो कि आप हमारे पास ईयर एंड पे अक्रूड थी, ठीक हो गया। ईयर एंड पे हमारे पास क्या थी, अक्रूड थी, जो कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट थी। इसके साथ साथ हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट था हमारे पास, जो कि हमारे पास दिस वन था। इसकी डिप्रिसिएशन भी एक 3 ईयर्स भी हमने ली है, डिवाइड बाई 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास डिप्रिसिएशन भी आ जाएगी। अगर हम P&L की बात करें तो P&L में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हमारे पास जाएंगी, एक तो हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू हो जाएगी। एसेट की कैरिंग वैल्यू हमारे पास, अगर हम यहाँ जाएं और डिवाइड बाय 3 करके इंटू 2 करें तो हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ जाएगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जाएगी। अच्छा, हमारे पास ईयर के स्टार्ट में लाइबिलिटी ये थी, ठीक है। ईयर के स्टार्ट में लाइबिलिटी ये थी, और ईयर के स्टार्ट में ही लाइबिलिटी हमने पे कर दी थी उसमें 20,000। हमारे पास ईयर के स्टार्ट में कितनी बची थी, 34720, ठीक है bro? और उस पर फाइनेंस कॉस्ट आई थी 34720, जो कि 31 दिसंबर को हमारे पास आएगी, यानी 31 दिसंबर को हमारे पास आएगी, ठीक है। चलिए इसको मैं जरा, अच्छा, नेक्स्ट देखें। यहाँ पर ईयर के एंड पे हमारे पास लाइबिलिटी ये है, और नेक्स्ट ईयर में हमारी लाइबिलिटी ये है, तो यानी इसमें से जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है
मैं ये जो अमाउंट है इसमें से मैं अपनी वो अमाउंट माइनस कर दूं जो हमारे पास एक साल के अंदर पे करनी है, तो वो ये है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और बाकी ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। बाकी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और आपकी ये शॉर्ट टर्म है। और बाकी जो आपकी लाइबिलिटी है ये वाली, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ओके, अगर आप इन दोनों को सम करें तो आपकी टोटल वैल्यू वही बनेगी जो आप ऊपर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आपने 20,000 यहाँ दिया था, तो और अगर देखें आपने, तो आपने अपनी तमाम तर लाइबिलिटी ख़त्म कर दी है। ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, टोटल बैलेंस ये आ गया। इसमें हमने ऐड किया अपना 20,000 रुपये, तो देखिए हमने ओवरऑल जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया हुआ है या उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये बस लीजेस वाला टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक हो गया, हमने एडवांस भी देखा और डिलेड भी देखा। तो हम आने वाली वीडियोस में मजीद इस पे एक दो वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि इसके तमाम तर एस्पेक्ट या तमाम तर जो एंगल हैं ये जो कि काफ़ी डिटेल है, ये स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं।